फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए एन अग्रवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर से आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड की इनकम टैक्स की क्लास ले रहा हूँ। यह इंट्रोडक्शन डेफिनेशन वाले चैप्टर की थर्ड क्लास है, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बता रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने 3 डेफिनेशंस बताई थी। अब ये ले रहे हैं गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। देखिए, इनकम टैक्स में गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर और कर निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर, 2 वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जिस वित्तीय वर्ष में कोई व्यक्ति आय अर्जित करता है उस वर्ष को हम गत वर्ष कहते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष या प्रत्येक गत वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। यानी कोई भी प्रीवियस ईयर की बात करें, गत वर्ष की बात करें, तो वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट 31 मार्च तक यह कंटिन्यू करता है। तो इस पीरियड में यदि कोई व्यक्ति कोई आय अर्जित करता है, प्राप्त करता है, तो उसके लिए वह गत वर्ष कहलाएगा। उदाहरण के रूप में माह जुलाई 2019 का वेतन प्राप्त होता है या देय होता है, तो वह वर्ष 2019 गत वर्ष 2019-20 में कर योग्य होगा। क्यों कि जुलाई 2019 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच की डेट है। अतः यह 2019-20 गत वर्ष के लिए कर योग्य होगा। इसी तरह से अपन ये मान लें 1 जनवरी 2020 या जनवरी 2020 की सैलरी, वेतन या कोई भी आय, यानी जनवरी 2020 की आय 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 यानी 2019-20 गत वर्ष के लिए कर योग होगी। तो इस तरह से अपन ये कहते हैं कि इसको हम गत वर्ष कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है कर निर्धारण वर्ष। देखिए, गत वर्ष से जस्ट अगला वर्ष कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि पिछले में गत वर्ष यदि 2019-20 है तो उसके लिए कर निर्धारण वर्ष 2021 होगा। देखिए, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं आपको कि यदि अपन गत वर्ष 19-20 लिखते हैं तो उसके लिए असेसमेंट ईयर 2021 होगा। यदि गत वर्ष हम 2021 लिखते हैं तो उसके लिए कर निर्धारण वर्ष 21-22 होगा। यदि 21-22 गत वर्ष है तो 22-23 उसके लिए कर निर्धारण वर्ष होगा। तो कर निर्धारण वर्ष को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं और गत वर्ष को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। इसमें फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली वर्ड यूज़ नहीं करते, हम वित्तीय वर्ष यूज़ नहीं करते हैं, पर फिर भी यदि अपन कहें तो गत वर्ष प्रीवियस ईयर ही वर्ड अपन कहेंगे, या वित्तीय वर्ष को हम गत वर्ष कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अपन यही मानेंगे इनकम टैक्स में टेक्निकली गत वर्ष कहते हैं जिस वित्तीय वर्ष में, या ये कैसे, जिस वित्तीय वर्ष में आय अर्जित की जाती है उसे हम गत वर्ष कहते हैं, और उसके अगला साल जो है वो कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। अब हम इस ईयर यानी इस साल जो बच्चे सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम देंगे, सेकेंड ईयर में जो इस साल प्रमोट होकर आए हैं, फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आए हैं, उनके लिए जो बुक है वो गत वर्ष 20-21 और कर निर्धारण वर्ष 21-22 की बुक लागू होगी। यानी जो कर निर्धारण वर्ष 21-22 के रूल होंगे, या अपन कहेंगे गत वर्ष 2020-21 के जो नियम रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, वो बुक इस साल काम आएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी बच्चा पुरानी बुक नहीं खरीदे इनकम टैक्स में, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं, और जो हर साल जो वित्तीय बजट आता है ना, फाइनेंशियल बजट आता है, उसके हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस इनकम टैक्स के रेट्स में
या डिडक्शंस में या छूट में, रिबेट में अंतर आ जाती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नई बुक खरीदें। तो आप लोगों के लिए इस साल जो गत वर्ष है वो 20-21 और असेसमेंट ईयर इन कर निर्धारण वर्ष 2021-22 लागू होगा और इसी के नियम प्रावधान सब लागू होंगे। देखिए, व्यापार पेशे के संबंध में गत वर्ष एक बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष में व्यवसाय प्रारंभ करता है तो जिस दिन वह व्यवसाय प्रारंभ करेगा उससे आगे आने वाली 31 मार्च को उसका गत वर्ष समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट करता है तो 1 जुलाई के बाद जो 31 मार्च आएगी उस दिन उसका गत वर्ष समाप्त माना जाएगा। यानी 1 जुलाई से 31 मार्च तक उसका वित्तीय वर्ष कराएगा। अपन डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, यदि मान लो कोई व्यक्ति 1 अगस्त 2020 को बिजनेस स्टार्ट करता है तो 31 मार्च 2021 को उसका वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा और अगले साल जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अपने लिए प्रीवियस ईयर 2020-21 है तो ये मान के चलें यदि 2020-21 यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य किसी भी तिथि को यदि कोई व्यापार प्रारंभ करता है तो उसका वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ माना जाएगा। अब लेते हैं चालू वर्ष की आय पर कर लगाना। देखिए, इनकम टैक्स में सामान्यतः ये नियम है कि जिस ईयर आय होती है, जिस वित्तीय वर्ष में आय होती है उसको हम गत वर्ष कहते हैं और उसके अगले वर्ष का निर्धारण होता है। सामान्य नियम ये होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जबकि जिस गत वर्ष में व्यक्ति आय अर्न करता है उसी वित्तीय वर्ष में उसका कर निर्धारण कर दिया जाता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, तो वो परिस्थितियाँ, ये 5 परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें ये स्थिति उत्पन्न होती है। पहले अनिवासियों की समुद्री जहाज़ द्वारा व्यापार से आय। देखिए, एक देश से दूसरे देश में समुद्र मार्ग से जो जहाज़ आते जाते हैं और उनमें जो सामान का प्रेषण होता है, तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इनमें काफ़ी समय लग जाता है। कि एक शिप यदि आता है और फिर वह, यानी कोई मान लो अमेरिका का कोई शिप इंडिया में आता है तो वह सामान लेकर के वापस अमेरिका जाता है, तो उसको इस प्रोसेस में कई बार 1 साल तक लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में जिस भी और नॉर्मली वो जो जहाज़ हैं बाहर के हैं और अनिवासी के हैं, है ना। निवासी का मतलब जो भारत का निवासी नहीं है। इसकी डेफिनेशन और अपन आगे डिस्कस करेंगे। निवासी, अनिवासी क्या है, असाधारण निवासी किसे कहते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। तो निवासियों का जो यदि कोई समुद्री जहाज़ है और उसको यहाँ आय हो रही है तो जिस वर्ष आय हो रही है उसी वर्ष उसका कर निर्धारण कर दिया जाएगा। वापस न लौटने के इरादे से भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की आय। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया में वापस आने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है, वह बाहर जाके ही बसेगा, तो उसको यहाँ अपना व्यवसाय बंद करते समय या अपनी एक्टिविटी समाप्त करते समय, अपनी नौकरी समाप्त करते समय उसी ईयर में उसको टैक्स दे के जाना पड़ेगा। किसी घटना या उद्देश्य की पूर्ति होनी। यदि कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य विशेष का कोई कार्य करता है और वह ख़त्म हो गया है, पूर्ण हो गया है, उसका पर्पस पूर्ण, उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है, तो जिस ईयर में कंप्लीट हो गया है उसी ईयर में उससे आय कर देना होगा, उसी ईयर में उसका असेसमेंट हो जाएगा। कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण। कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी के लिए, टैक्स बचाने के लिए अपनी संपत्ति को किसी और के व्यक्ति के नाम में ट्रांसफ़र करने का करना चाहता है, करना का इरादा है, तो उस व्यक्ति को भी उसी कर निर्धारण वर्ष में आयकर देना होगा। व्यापार बंद करने पर, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय बंद कर देता है किसी भी गत वर्ष में, तो जिस गत वर्ष में अपना व्यवसाय बंद करता है उसी वर्ष में उसका कर निर्धारण भी होगा। नेक्स्ट एक वर्ड है कृषि आय। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही 1 नंबर 2 नंबर जो भी छोटे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कृषि आय से आपका क्या समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आयकर अधिनियम की धारा 10
और उपधारा 1 के अंतर्गत कृषि आय भारत में पूर्णतया कर मुक्त है, इस पर कर नहीं लगाया जाता है। कृषि आय किसे कहेंगे या कृषि आय के क्या प्रकार हैं? देखिए, भारत में स्थित भूमि पर यदि कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कृषि क्रिया की जाती है और उससे आय अर्न की जाती है तो उसको हम कृषि आय की श्रेणी में लेते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति खुद कृषि कार्य नहीं करता, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को कृषि कार्य के लिए ज़मीन किराए पर देता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो जो किराए पर ज़मीन देता है, जिसे वो किराया वसूल करता है या लगान वसूल करता है, ठीक है, वो उसी पर्पज उस तभी किराया लेता है जबकि उस भारत स्थित भूमि पर कृषि क्रिया हो रही है। कृषि क्रिया के बदले ही यदि किराया उस ज़मीन का किराया या लगान लेता है तो वह कृषि आय ही कहलाएगी। और इस प्रकार से यदि खुद कृषि करता है, उससे आय अर्जित करता है तो कृषि आय है ही। लेकिन यदि व्यक्ति खुद कृषि कार्य नहीं करता है, किसी और को किराए पर दे देता है, वो भी केवल कृषि कार्य के लिए, तो वह आय भी उसको जो प्राप्त होगी कृषि आय ही कहलाएगी, नहीं एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाएगी। उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया को करने से अथवा उपज को बेचने से प्राप्त आय, जैसे एक तंबाकू है, तंबाकू की जो लीव्स हैं उनको तंबाकू के रूप में बेचने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। इसी तरह से चाय की भी पत्ती डायरेक्ट सेल नहीं होती है, तो उसको भी कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस प्रकार की आय भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आती हैं और एग्रीकल्चर इनकम कहलाती हैं। कृषि भूमि पर बने हुए मकान की आय, जिसका प्रयोग किसान द्वारा रहने अथवा भंडार गृह के रूप में किया गया हो। देखिए, कृषि भूमि पर यदि कोई मकान बना हुआ है और उस मकान का प्रयोग कृषि से संबंधित सामान रखने, किसान का खुद के रहने अथवा कृषि से संबंधित उपकरण या कृषि उपज को के भंडारण के लिए उस जगह का उपयोग किया जाता है, तो उसका जो अनुमानित किराया है वो भी कृषि आय की कैटेगरी में ही माना जाएगा, न कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। एक वर्ड है अंशतः कृषि आय। कोई आय ऐसी होती है जो कि पूरी तरह एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए गन्ने उगाता है और उस गन्ने से चीनी भी वही बनाता है, तो गन्ना उत्पादन तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, लेकिन गन्ने के उत्पादन के बाद गन्ने के से चीनी बनाना वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। तो ये उसको अंशतः कृषि आय कहेंगे। हाँ, ये तभी अंशतः कृषि आय कहलाएगी यदि कोई व्यक्ति बाजार से गन्ना खरीद करके वो चीनी बनाता है, तो वो पूर्णतः व्यापारिक आय है, कृषि आय नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने खुद के खेतों में गन्ना उगाता है और उससे शुगर बनाता है, चीनी बनाता है, तो वह अंशतः कृषि आय है। तो ऐसी स्थिति में कुछ उदाहरण से, प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे आगे जाके कि किस तरह से हम उसमें से कृषि आय को कैलकुलेट करेंगे। तो ये मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति 10 टन गन्ना उगाता है और उससे चीनी बनाता है। तो चीनी बनाने की एक्टिविटी तो व्यापारिक एक्टिविटी है, व्यापारिक गतिविधि है, और गन्ना उगाना कृषि आय यानी कृषि एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। तो हम ये देखेंगे कि यदि जैसे कुल मिलाकर आय जो भी होगी, है ना, उसमें से हम व्यापारिक आय को लेस कर देंगे, है ना। वो या अपन ये कहेंगे कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 टन गन्ना उगाता है, ठीक है, और उस गन्ने को बाजार में कितने में बिक सकता था, वो तो एग्रीकल्चर से प्राप्ति हो गई। और उस गन्ने को उगाने से कितने की खर्च हुआ वो उसमें से लेस कर देंगे, तो एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो टोटल इनकम में से इस तरह से एग्रीकल्चर इनकम को हम अलग कर लेंगे, एक अलग से क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे। बस ये ध्यान रखें आपको यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति अपनी उत्पादन खेतों से कोई चीज़ को उत्पादित करता है और उसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हुए कोई नई चीज़ बनाता है, तो वह पूरी तरह कृषि आय नहीं है, उसमें उसे हम अंशतः कृषि आय कहेंगे। रबर के उत्पादन से जो आय है वो उसमें हम कृषि आय को हम 65% लेते हैं और व्यापारिक आय 35%। ये कोई माइनस का निशान नहीं है, यानी कृषि आय के नीचे 65 लिखा हुआ है, व्यापारिक आय के नीचे 35% लिखा हुआ है।
यानी यदि रबर के उत्पादन से कोई आय है तो जो यदि मान लीजिए 1 लाख रुपए की आय है तो हम 65% 65,000 तो एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और 35% व्यापारिक आय यानी ट्रेडिंग इनकम मानेंगे। तो जो 65% कृषि आय है यह कर मुक्त है, कर योग्य नहीं है, और व्यापारिक आय है जो कर योग्य है। इस तरह से आज इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही लेते हैं। आगे तो अंशतः आय के कुछ और उदाहरण हैं, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम के कुछ और एग्जाम्पल हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।